कल एक छोटा सा वीडियो बना था जिसमें थोड़ा सा परिचय हुआ था। आज जो है हम सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी सूत्र है सूत्र को पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में जितना भी आंकिक प्रश्न होगा इस पाठ से संबंधित उसको देखा जाएगा। तो आज हम देखते हैं पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण इसके पहले हमने पढ़ा क्या? इसके पहले पढ़ाया गया कि तरंग क्या होते हैं, तरंग के बारे में पढ़ाया गया, तरंग के प्रकार बताया गया और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण के बारे में थोड़ा सा परिचय हुआ था। अब ये पेपर में आता है गुण लिखने के लिए क्या क्या है, देखते हैं इसको। पहला गुण इसका है कि इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम अगर मिलेगा तब भी वो चलेगा, अगर माध्यम नहीं है तब भी ये चल सकता है। दूसरा गुण क्या है? निर्वात में इन तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब इनका चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अगला क्या है? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंग ये बहुविकल्पी में आया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? जल में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जल में जो जैसे जल में पत्थर फेंका जाता है या समुद्र में जो लहर आता है तो उसमें जो पानी ऊपर और नीचे उड़ता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक इसी प्रकार ये तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला गुण क्या है? इन तरंगों में परावर्तन, जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है वैसे ही इन तरंगों में भी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि होता है। व्यतिकरण, ध्रुवण आप लोग का इससे परिचय नहीं हुआ होगा, इनका परिचय प्रकाश के अध्याय में पढ़ाया जाएगा। अभी इसको केवल नाम जानते रहिए कि इनमें इन तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि होता है जैसे प्रकाश में होता है। और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब जो प्रकाश हम लोग पढ़ते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। और अगला क्या है? ये मेन है, इसमें ध्यान देना है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र जिसको E से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र जिसको B से लिखते हैं एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। देखिए तरंग में किसी कण का कंपन होता है तो इसमें जो कंपन होता है वो विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का, और कंपन इस प्रकार होता है कि ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं और ये परस्पर लंबवत होंगे और जिस दिशा में तरंग चलेगा वो उसको तरंग संचरण की दिशा बोलते हैं और तरंग संचरण भी लंबवत होगा। इसका फिगर हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, ये नहीं समझ में आएगा इसके लिए वीडियो भेज दिया जाएगा ग्रुप में। अभी ये क्या हमें बताता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने के लिए एक फिगर है। इस फिगर में ये बताया गया है कि जो x अक्ष है ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। x अक्ष में क्या है? तरंग संचरण की दिशा है, तरंग x अक्ष में बढ़ेगा और y अक्ष में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का कंपन। y अक्ष ऊपर होता है और ये ऊपर प्लस y अक्ष, नीचे माइनस y अक्ष। तो ये वाला जो कंपन देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र का है, नीचे माइनस y अक्ष में ये भी विद्युत क्षेत्र का कंपन है। ये ऊपर और ये नीचे ये भी विद्युत क्षेत्र का कंपन है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष में है, ये तीनों y अक्ष में है विद्युत क्षेत्र, और ये जो है z अक्ष में है, इसको तिरछा बनाया गया है। z अक्ष में ये सामने होता है, इसको तिरछा बनाया गया है। z अक्ष में ये जो कंपन है ये विद्युत क्षेत्र का कंपन है। तो इसमें हमें क्या क्या मिला इसको याद रखना है। और एक बात ये याद रखना है ये फिक्स नहीं है, ये हम किसी भी मान सकते हैं। ये अभी यहाँ पर क्या माना गया है? x अक्ष में तरंग बढ़ेगा आगे और y अक्ष में विद्युत क्षेत्र कंपन करेगा ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई रस्सी लिए उसको अगर हम ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा जैसे उसमें उत्पन्न होता है वो y अक्ष में होता है। और अगर कोई रस्सी लेकर के हम ऐसे छाती में ऐसे करेंगे तो वो z अक्ष को बताएगा जो कि विद्युत क्षेत्र है। ये समझने के लिए बाकी वीडियो भेज दिया जाएगा इसका, तो एनिमेशन होगा वो समझ में आ जाएगा। अभी तक के लिए यही गुण है और पेपर में 2-3 लिखने के लिए आता ही आता है। परिभाषा इसका याद रखना है, तो परिभाषा इसका याद रखना है।
समझते हैं कुछ नोट पॉइंट, कुछ विशेष पॉइंट समझते हैं। विशेष पॉइंट वो विकल्पी में आया था इससे। नोट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई सूक्ष्म कण है, आवेश है उस पर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E। और अगर कोई चार्ज है प्लस में हो या माइनस में, अगर ये गति करेगा तो गति दो प्रकार से गति कर सकता है, या तो एक समान गति करेगा, एक समान, या तो असमान गति करेगा। दो प्रकार का गति कर सकता है, असमान गति। अगर कहीं रुका हुआ है, कोई आवेश रुका हुआ है, तो उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेश है, मान लीजिए प्लस में है, अगर ये चल रहा है, अगर एक समान चाल से चलेगा तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब E और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब B। तो यहां पर एक समान चाल से अगर चलेगा तो ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अगर असमान गति करेगा या असमान चाल से चलेगा, असमान चाल का मतलब त्वरित गति भी होता है, जो कि कल की परिभाषा में बताया गया था। त्वरित गति, तो असमान गति या त्वरित गति करेगा अगर, तो उसके चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगा। ये बहुविकल्पी में आएगा। बहुविकल्पी अति लघु में आता है कि अगर कोई आवेश है, कहीं रुका है, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? केवल विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश रुका है तो केवल विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश चल रहा है, अब चलने का दो तरीका हो सकता है, या तो एक समान चाल से चलेगा या तो असमान चाल से। अगर एक समान चाल से आगे बढ़ेगा तो दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और अगर असमान गति करेगा, जिसको हम त्वरित गति करते हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज को, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम इस पाठ से कुछ जरूरी सूत्र देखते हैं। परिभाषाएं लगभग समाप्त हो गई हैं, कुछ परिभाषाएं थोड़ा जटिल हैं, उसको आगे बताया जाएगा। अभी सूत्र देखते हैं। इसमें सूत्र क्या है? इसमें सूत्र हमें निकालना होता है विद्युत क्षेत्र का समीकरण, विद्युत क्षेत्र का समीकरण हमें निकालना होता है, और साथ में चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण पढ़ना होता है, जिस पर सवाल आता है। विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या होगा? कक्षा 11 में सभी लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर ए बराबर होता है, ये पढ़ाया गया होगा, वेक्टर ए बराबर होता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसा मिला होगा। अगर नहीं भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वेक्टर b लिखेंगे तो इसको लिखेंगे bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bj k कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं वेक्टर E से, इसको लिखेंगे ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर B बराबर bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bj k कैप। इतना लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं वैसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये केवल y अक्ष में है, केवल y अक्ष में। विद्युत क्षेत्र केवल y अक्ष में है, इसलिए जो E अक्ष है इसके लिए 0 होगा, क्योंकि y अक्ष में है, फिर y अक्ष का मान होगा, Ey का मान होगा, लेकिन Ez में नहीं है तो Ez 0 होगा। Ez का मतलब x अक्ष में इसका मान नहीं है 0, z अक्ष में इसका मान नहीं 0,
और ई वाई जो होता है, तो क्या समीकरण निकल करके आएगा, इसका समीकरण निकल करके आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ये बचेगा ई वाई जे के। तो यहां पर ई वाई जे के और ई वाई का जो मान होता है, ई वाई का मान, ई वाई का मान होता है, इसको याद रखना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। तो यहां पर ई वाई का मान रखेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा, जो कि सवाल में यूज करेंगे। वेक्टर ई बराबर इसकी जगह पर इतना रखेंगे, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। तो ये जो समीकरण है, ये विद्युत क्षेत्र का समीकरण है। ठीक इसी प्रकार जो है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है ये केवल जेड अक्ष में है, तो केवल जेड अक्ष में है, तो यहाँ पर बी अक्ष जीरो हो जाएगा और इसका बी वाई जीरो हो जाएगा। और अगर बी अक्ष और बी वाई जीरो है तो वेक्टर बी बराबर यहाँ पर मिलेगा बी जेड के कैप, बी जेड के कैप मिलेगा और बी जेड के कैप मिलेगा। ये समीकरण हो गया, लेकिन इसमें बी जेड का मान रखेंगे जैसे इसको रखा गया है ई वाई की जगह पर, ठीक इसी प्रकार बी जेड की जगह पर मान रखा जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर मान हो जाएगा वेक्टर बी बराबर, इसकी जगह पर बी जेड की जगह पर इतना रखेंगे तो हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो समीकरण मिला है, ये समीकरण है चुंबकीय क्षेत्र का। यहां पर जो समीकरण है ये है विद्युत क्षेत्र का, और ये जो समीकरण है यहाँ पर है ये चुंबकीय क्षेत्र का। इसमें कुछ अक्षर है, जैसे ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग, और यहां पर के जो है कि तरंग संख्या है, के तरंग संख्या है, इनका नाम है। और यहां पर जो ई नॉट है, ई नॉट है विद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। और बी नॉट जो है, यहां पर जो बी नॉट लिखा गया है, बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो इस सूत्र पर सवाल आता है, सूत्र एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहां पर सूत्र है विद्युत क्षेत्र का समीकरण। तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर क्या होता है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग में केवल वाई अक्ष में होता है, वाई अक्ष में है, इसलिए एक्स वाला मान और जेड वाला मान जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको हम हटा देंगे, केवल यही लिखेंगे, तो वेक्टर ई बराबर इतना मिलेगा। और ई वाई की जगह पर इतना होता है, याद करना पड़ेगा। ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ई वाई की जगह कितना रखेंगे, और साथ में यहां पर जे कैप भी रहेगा, जे कैप छूट गया था, और साथ में यहां पर इसमें बी जेड का मान रखा गया है, और यहां पर रहेगा के कैप। तो फिर से देखिए, ये इतना हो गया। ठीक इसी प्रकार वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, जेड अक्ष में है, केवल चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में है, तो एक्स वाला मान और वाई वाला मान जीरो हो जाएगा, जेड वाला केवल बचेगा, तो इतना लिखेंगे, और बी जेड का मान इतना होता है, ये यहां रख देंगे। ओमेगा क्या है कोणीय वेग, के क्या है तरंग संख्या है, और ई नॉट क्या है वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, और बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो ये कुछ सूत्र होंगे। तो सूत्र हमें क्या मिल गए, पहला सूत्र मिला वेक्टर ई बराबर ई वाई जे कैप, और इसी में रखा गया मान, तो वेक्टर ई बराबर क्या मिला, इसका मान रखा गया यहां पर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में पीछे यहां पर जे कैप।
और वेक्टर बी बराबर क्या मिला, वेक्टर बी बराबर मिला बी जेड, ठीक है। बी जेड का मान रखेंगे इसमें हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में यहां पर के। तो इस समीकरण को याद रखिएगा सभी लोग सवाल के लिए। अन्य सूत्र भी देखिए इसमें, अन्य सूत्र क्या है, अन्य सूत्र जैसे पहला सूत्र है कोणीय वेग का, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, और n बराबर हमने पढ़ा है 1/t। ये क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, ये t आवर्तकाल है। तो यहां रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई, n के जगह पर 1/t रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटे में t। ओमेगा बराबर दो सूत्र मिला हमें, पहला सूत्र मिला है ओमेगा बराबर 2 पाई n, जहां n क्या है, n है आवृत्ति, यहां पर n है आवृत्ति और t है आवर्तकाल। ये सब सवाल में यूज में आएंगे। अगला फार्मूला किसका है, अगला फार्मूला है तरंग संख्या। तरंग संख्या, तरंग संख्या को किससे लिखते हैं, k से। k बराबर होता है 2 पाई बटे में लैम्डा, 2 पाई बटे में लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, तरंग है। तो पहला फार्मूला कोणीय वेग का, दूसरा फार्मूला तरंग संख्या का। अब हम इसमें समझते हैं ओमेगा और के में संबंध, ओमेगा और के में संबंध। ओमेगा और के में क्या संबंध है, ओमेगा बराबर हमने अभी पढ़ा 2 पाई बटे में टी, और के बराबर हमने पढ़ा 2 पाई बटे में लैम्डा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बटे के बराबर, इसको लिखेंगे 2 पाई बटे में कैपिटल टी, और नीचे हो जाएगा 2 पाई बटे में लैम्डा। 2 पाई से ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, और ये पलट करके ऐसे लिखा जाएगा ओमेगा बटे में के बराबर 1/t और 1/, लैम्डा है ये 1/t और 1/, लैम्डा। ये पलट जाएगा तो लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा ओमेगा बराबर 1/t गुणे लैम्डा बटे में 1, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे में ओमेगा बटे में के है, ओमेगा बटे में के बराबर लैम्डा बटे में टी। और ये क्या है, ये एक प्रकार का दूरी होता है, तरंगदैर्घ्य दूरी होता है, और ये आवर्तकाल समय होता है। तो दूरी बटे में समय बराबर हो जाएगा चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा बटे में के बराबर भी लिखें या सी लिखें, क्योंकि चाल जो है भी से लिखा जाएगा और प्रकाश की चाल को सी से, तो ये फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला लगभग सब हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का बंटवारा मुख्य रूप से 2 भागों में किया जाता है। सब चाक लेकर
इसमें होता है दृश्य, दृश्य तरंग बोल सकते हैं या प्रकाश, और एक होता है अदृश्य। दृश्य जो दिखाई देता है और अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है। दृश्य प्रकाश में विबग्योर आएगा। विबग्योर में क्या होगा? VIBGYOR। विबग्योर सभी को पता है। V का मतलब होता है वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू और G का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सब दिखाई देते हैं। और कौन से नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देता है GAPAMR। इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा गामा, गामा किरण, एक्सरे, पराबैंगनी, और इसका जो है अवरक्त किरण, माइक्रो तरंग और रेडियो, इनका नाम। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को दो पार्ट में पढ़ा जाएगा, एक दृश्य प्रकाश और एक अदृश्य। दृश्य में विबग्योर और अदृश्य में ये। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे गैर अमर, इसको याद रखेंगे गैर और ये अमर। गैर अमर से आपको याद रहेगा। अब इसका जो है, इस पर सवाल कैसे बनता है इसको समझिए। इसमें इसका क्रम होता है यार। इसमें बता दिया जा रहा है, पीडीएफ से आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। जो न समझ में आएगा उसको बताइएगा। अब इसमें इसका क्रम होता है याद रखने का। पहले लिखते हैं गैर, फिर लिखते हैं विबग्योर, और उसके बाद लिखते हैं अमर। और ये जो है, ये आवृत्ति के घटते क्रम में लिखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आवृत्ति के घटते क्रम में। और आवृत्ति के घटते क्रम में है, लेकिन तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। इसका क्या मतलब है? ये पूरा लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के पार्ट हैं। कैसे याद रखना है? आगे गैर, पीछे अमर और बीच में है विबग्योर। जी का मतलब यहां पर क्या है? जी का मतलब है गामा। गामा किरण बोलिए या गामा तरंग बोलिए। और ए का मतलब अवरक्त, नहीं, ए का मतलब यहां पर एक्स रे, एक्स रे। और पी का मतलब यहां पर है पराबैंगनी, पराबैंगनी। डी का मतलब यहां पर सबको पता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। हिंदी सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। ए का मतलब यहां पर है अवरक्त, अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंग, ये माइक्रो और ये रेडियो। तो इसमें आवृत्ति के घटते क्रम में लिखा गया, मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा? गामा का। और सबसे कम आवृत्ति किसका होगा? रेडियो का। पेपर में ये पूछता है कि 4-5 दे देगा इसमें से, और पूछेगा कि भाई किसका सबसे अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा गामा का और सबसे कम रेडियो का। तरंगदैर्घ्य में सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसमें बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो सबसे कम गामा का, गामा किरण का, और गामा तरंग बोलिए, गामा तरंग का, और सबसे ज्यादा जो है रेडियो का। और विबग्योर में अगर पूछा जाएगा, इसमें विबग्योर में अगर पूछा जाएगा कि आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका है, तो ये घटते क्रम में है, तो वायलेट का आवृत्ति सबसे ज्यादा और रेड का आवृत्ति सबसे कम। और तरंगदैर्घ्य की बात की जाएगी तो इसमें तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आवृत्ति के घटते क्रम में, लेकिन तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में।
तो इसमें अगर पूछा जाएगा विब्ग्योर में कि सबसे तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होगा, तो रेड का, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका, वायलेट का। तो इस पर प्रश्न आता है। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा इसमें से 3-4 तो दे देगा, आप लोग को इसमें क्रम बनाना होगा। एक तो पेपर में ये भी दिया था कि भाई पूरा नाम, उसमें बोल दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो उसमें क्या करना था कि ये पूरा याद होना चाहिए आपको, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में मतलब इधर से जो है एक कम है, इधर से लिखते जाएंगे और ये पूरा हो जाएगा। तो इसमें 2-3 प्रश्न बना देता है, जैसे आपको दे देगा कि इसमें एक्सरे और उष्मी तरंग और माइक्रो को बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में लिखिए। तो उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं जब ये क्रम पता है। क्रम अगर अच्छे से पता है तो आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कल इस पर आधारित 1-2 प्रश्न भी हम बता देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जितना सूत्र था, सूत्र हमने लगभग सब बता दिया है, परिभाषा भी इसका लगभग खत्म हो गया है। अब आप लोग को करना क्या है, पीडीएफ से अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग देखिए, बाकी कोई समस्या उसमें बताइए।